बांग्लादेश का आप सभी को वो दौर याद होगा, वो मंजर याद होगा जहां पर इस तरीके की फुटेज आ रही थी, हिंसा अपने चरम पर थी, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और शेख हसीना जी को अपना ये हाउस छोड़ करके इंडिया आना पड़ा। फाइनली यहाँ पर शेख हसीना जी ने ये कहा है कि हम अब वापस लौटने वाले, यानी कि खबर ये बांग्लादेशियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है कि फाइनली शेख हसीना वापस अपने वतन लौटना चाहती हैं और उन्होंने बोला है कि इस साल वो चली जाएंगी। ठीक है, तो कब तक ये जाने की बात कही है, क्या इन्होंने कहा है? तो इन्होंने बोला है कि भैया फाइनली अब समय आ चुका है कि मुझे अपनी जो पार्टी है उसको वापस से जिंदा करना है, क्योंकि जिस तरीके से उसे बांग्लादेश में ट्रीट किया जा रहा है, एक आतंकी संगठन बता दिया गया है, तो वैसा नहीं चलेगा। शेख हसीना के यहाँ पर जो पूरा चीजें वो छोड़ करके आई थी, 5 अगस्त 2024 इज द टाइम जब उन्होंने छोड़ दिया था बांग्लादेश को। 1 साल 2 साल देन इसके बाद अभी 2026 हमारा चल रहा है, तब से यहाँ पर रह रही है, लेकिन वापस नहीं गई थी। काफी बार इंडिया पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध भी इसी मुद्दे पर खराब हुए कि हमने बांग्लादेशी जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उनको इंडिया में शरण क्यों दी। लेकिन फाइनली अब इंडिया ने अपना एक नया दांव चला है। अब आप ये भी कह सकते हो कि इंडिया चाहता है कि अब शेख हसीना जी भारत जाए, या ये भी कह सकते हो कि शेख हसीना वापसी करना चाहती हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि जिस तरीके से तारिक रहमान ने अभी हाल ही में चाइना के साथ अपने कुछ प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज किए, चाइना की गोद में जाकर के बैठे हुए हैं, तो उससे समझ में आ रहा है कि भारत अपना एक नया रणनीतिक दांव खेलेगा और ये वही दांव है जो भारत अब खेलना चाहता है। नाउ आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर इनका कहना है दैट आउटस्टेटेड बांग्लादेश पीएम हसीना वॉज टू रिटर्न होम दिस ईयर। जब इनसे ये बोला गया कि भैया आप इस साल जाना चाहती हैं और वहां की गवर्नमेंट ने आपके लिए सजाए मौत का जो एक फरमान है वो जारी कर रखा है, क्योंकि वांटेड है भैया शेख हसीना जी, उनको एक क्रिमिनल बताया गया है, तो आपको क्या मौत से डर नहीं लगता? आप वापस जाएंगी तो आपको वहां पर मार दिया जाएगा। तो उन्होंने बोला देखो भाई, मुझे ना मौत से डर नहीं लगता है और मैं अपनी राजनीति में वापस लौटूंगी। मेरे लिए मेरी राजनीति, मेरे लिए मेरी पार्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही बात अगर मौत से डर की, तो ऑफकोर्स मैंने 1975 में जब वो मुक्ति आंदोलन चल रहा था, सारी चीजें हो रही थी, माता पिता भाइयों परिवार के बहुत सारे सदस्यों को खो चुकी हूं मैं, बहुत सारे सदस्यों को खोया है, इसलिए मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एक साक्षात्कार में ये बात हो रही थी जब इसी सारी चीजों के बारे में उनसे पूछा जा रहा था, लोकतंत्र, कानून में शासन, मुक्ति संग्राम की भावना, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, उनका कहना है कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों के साथ इस समय बांग्लादेश में हिंसा हो रही है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। इन हमलों को बांग्लादेश की स्वतंत्रता पर हमला बताया उन्होंने कि बांग्लादेश में जो एक स्वतंत्र कभी लोग रहा करते थे, अल्पसंख्यक पहले स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जिया करते थे, वो समाप्त हो रहा है यहाँ पर। नाउ आगे आ जाते हैं। आवामी लीग बैन ट्रिगर्स कंसर्न ओवर बांग्लादेश डेमोक्रेसी। अब यहां पर क्या है, एक बहुत बड़ा बदलाव आया बांग्लादेश की डेमोक्रेसी में। बदलाव ये आया कि मान लो अगर आपकी ओपोनेंट पार्टी ही नहीं है, ठीक है, तो क्या सिर्फ एक पार्टी हमेशा बांग्लादेश में रहेगी? और अगर एक पार्टी रहेगी तो उसका किसके साथ चुनाव होगा भाई? ये तो फिर डिक्टेटरशिप हो गई। तो क्या आप चाइना की तरह अपने यहाँ पर डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं? राइट। और इस बार जब चुनाव हुए थे तो जो शेख हसीना की पार्टी थी उसको पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया, आवामी लीग को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया। और ये सारे जब कंसर्न एक साथ मिले तब शेख हसीना ने डिसाइड किया कि नाउ इट्स अ टाइम कि भैया मुझे जाना पड़ेगा, वरना मेरी पार्टी ही ये लोग खत्म कर देंगे। जिसमें अगर बात करें लीड पार्टी जो रही है, जनक पार्टी जो रही है, जिसने देश को आजादी दिलाई है, जिनके माता पिता ने इतना संघर्ष किया, अगर वही पार्टी हमारी खत्म हो जाएगा तो इतिहास खत्म हो जाएगा बांग्लादेश का। राइट नाउ आगे आ जाते हैं। सो आवामी लीग बैंड बाय द इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द एंटी टेररिज्म लॉ। और कैसे बैन की गई है? तो इनके ऊपर एंटी टेररिज्म लॉ का जो एक धारा है वो इंपोज करी गई है। और अब देखो हाल ही में जब चुनाव हुए थे तो किस तरीके से ये सारी चीजें हमें देखने को मिली थी, दैट बीएनपी विंस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ऑफ कोर्स बीएनपी जीतेगी जब कोई है ही नहीं सामने। अब जैसे ही इन्होंने बोला कि भैया ये जाएंगी, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां की पॉलिटिक्स खतरे में है, तो प्रेजेंट समय में बीएनपी की सरकार है, तारिक रहमान है वहां पर, आप सभी जानते हो। तो उनकी पार्टी, उनकी कुछ प्रतिक्रिया आती है और वो ये कहते हैं कि भैया हमें इस बयान से कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम इससे क्या मान रहे हैं, एक नॉर्मल थ्रेट पहुंचाने वाली चीजें हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक दबाव बनाने का ट्राई किया जा रहा है हमारे ऊपर, हमारे साथ जनता का समर्थन है। अब अगर बीएनपी से कोई पूछे कि भैया आपके सामने विपक्षी सरकार कोई थी ही नहीं,
जनता का समर्थन सिर्फ आपको मिला, उसके पीछे का रीजन ये हो जाता है कि विपक्षी पार्टी जब आपके साथ कोई है ही नहीं फील्ड में, तो कहां से जनता डिसाइड करेगी? उसके पास ऑप्शन ही एक ही है कि भैया आपको वोट देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने यही बताया है। साथ ही साथ बांग्लादेश की राजनीति में अवामी लीग की वापसी की तैयारी की जा रही है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये पूछा कि आप चाहते हो कि अवामी लीग कभी ना आए, और अगर कभी नहीं आएगी तो क्या आप पूरे देश में एक दलीय व्यवस्था लाओगे? और एक दलीय व्यवस्था आई तो फिर डेमोक्रेसी कहां पर बची? क्योंकि फिर वहां से तो आप डिक्टेटरशिप में रहोगे और एक पार्टी आएगी, हमेशा वही चुनाव जीतेगी, वही लड़ेगी, तो फिर मामला क्या हो जाता है? तो क्या आप ऐसा कुछ चाहते हैं यहाँ पर? तो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इस पर कोई आंसर नहीं आया उनका। ना आगे आ जाते हैं। तारिक रहमान 60 बांग्लादेश नेशनल पार्टी सन ऑफ 3 टाइम पीएम खलीजा जिया टुक ओवर आफ्टर शी डाइड ऑन द December 30। और जैसे ही December 30 को उनकी डेथ हुई थी तब ये लौट करके आए थे। तब से ये बाहर ही रह रहे थे, यूके में 17 ईयर्स से थे। उसके बाद 17 साल बाद इन्होंने बांग्लादेश की धरती पर कदम रखा था और उसके बाद से पॉलिटिक्स ज्वाइन करी है। और अभी काफी अच्छा खासा जो एक तरीके से आप कह लो वर्ल्ड लेवल पर जो चल रही है इनकी पॉलिटिक्स, वो देखने को मिल रही है कि आए दिन ये चाइना, कभी मतलब जितने एंटी इंडिया कंट्रीज हैं उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करने में लगे हुए हैं। दैट्स इट। नाउ आगे आ जाते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनकी पार्टी जो शेख हसीना की पार्टी थी उस पर बैन क्यों हुआ? क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी वो किसके द्वारा चलाई जा रही थी? यूनुस, मोहम्मद यूनुस, इनके द्वारा चलाई जा रही थी। तो ऑफ कोर्स इन्होंने बोला कि भैया आवामी लीग जो है May 10 को ये क्या करी है, थ्रेट पहुंचा रही है हमारे नेशनल सिक्योरिटी को और सॉवरेंटी को, तो इसलिए इसको क्या करना है, टेररिज्म लॉ के अंतर्गत ट्रिब्यूनल में डाल दो। तो ये इन्होंने कर दिया। दूसरा, एलिगेशंस क्या लगाए गए थे इनके ऊपर? इनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे लोगों को मरवाया है, अपनी पार्टी के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो गलत एक तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहे थे, बहुत मिसयूज किया है पार्टी फंड का, बहुत मिसयूज किया है नेशन के एक रेपुटेशन का, और मतलब बांग्लादेश के खिलाफ एक्टिविटी इन्होंने करी है। मतलब इनकी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो सभी आतंकवादी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जबकि हम जमात इस्लामी के बारे में जानते हैं कि वो कैसी हो जाती है। आगे आते इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। द इलेक्शन कमीशन सस्पेंडेड द पार्टीज रजिस्ट्रेशन बैरिंग इट फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इन फ्यूचर इलेक्शन अनलेस द बैन इट्स लिफ्ट। अब फाइनली इन पर बैन लगा हुआ है, तो जब तक ये बैन लिफ्ट नहीं होगा तब तक पार्टी चुनाव में लड़ नहीं सकती। और बैन लिफ्ट कराने के लिए शेख हसीना को वहां जाना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा, तभी कुछ बात बन सकती है। तो अब जैसे ही शेख हसीना वहां जाती हैं तो देखने को मिलेगा कि भाई मंजर होगा क्या? क्या ये जो सजाए मौत वाला कॉन्सेप्ट है ये लागू होगा? क्या वहां की गवर्नमेंट एक्शन लेती है? क्या उनको जेल भेज दिया जाएगा? और उस पर इंडियन हमारी गवर्नमेंट क्या उनको सपोर्ट प्रदान करती है? इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ किस तरीके से सद्भावना और उनको सपोर्ट करेगी, ये भी देखने को मिलता है। अभी देखो मौजूदा स्थिति पर उनका कहना है शेख हसीना का कि जो मौजूदा सरकार है और जो पूर्व अंतरिम प्रशासन है इसकी हम आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि देश में सुरक्षा स्थिति उन्होंने खराब कर दी है, अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी हुई है, अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में कट्टर पंथ का प्रभाव अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अगर बांग्लादेश कट्टर हो गया तो उसकी स्थिति पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे नेशंस की तरह हो जाएगी। और अगर ये अभी नहीं समझा गया तो कुछ दिन बाद बांग्लादेश हमें वही पाकिस्तान बनता हुआ नजर आएगा, और जो हम देख भी पा रहे हैं कि कैसा कट्टरपन वहां पर एक जन्म ले रहा है। Dozens of Awami League activists arrested in the Bangladesh as party marks the founding anniversary defying ban। और जैसे ही आप देखोगे कि लगभग ऑन जून 23, क्योंकि ये पार्टी फाउंड की गई थी इन 1949 को, तो ऑफ कोर्स इन्होंने क्या मनाया, एनिवर्सरी मनाई 23 जून को अपनी पार्टी की। तो जैसे ही वो अपनी पार्टी अवामी लीग, जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो जिस दिन बीजेपी आपकी स्थापित हुई, जिस दिन कांग्रेस आपकी स्थापित हुई, तो वो लोग उसका बर्थडे मनाते हैं। तो वैसे ये भी बर्थडे मना रहे थे अपनी पार्टी का। तो काफी सारे लोगों को जो बर्थडे मना रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके जो एक्टिविस्ट थे, और उसको लेकर के बहुत सारे यहाँ पर देखो लोगों ने, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, उनकी बातचीत या आप कह लो कि एक तरीके से स्टेटमेंट्स आए हैं। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आवामी लीग, ये कहना है होम मिनिस्टर का, जो कि इस समय हो जाते हैं किसके, बांग्लादेश के। इसके बाद आते हैं, ये कह रहे हैं होम मिनिस्टर एडवाइजर ऑर्डर इमीडिएट अरेस्ट ऑफ आवामी लीग क्रिमिनल्स विदाउट केस वेरिफिकेशन। इनका कहना है कि भैया जो भी आवामी लीग से हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको बिना वेरिफिकेशन के आप लॉकअप में डाल दो, उसमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो लेवल आप देख रहे हो कि क्या चल रहा है यहाँ पर। आवामी लीग माफिया पार्टी कहा है यहाँ के अगेन होम मिनिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने कि ये जो हो जाती है एक ऐसी पार्टी है
जो टेररिस्ट पार्टी है, माफिया पार्टी है, गुंडागर्दी करते हैं, ये कुछ भी नहीं करते हैं। चलो, ये सारा तो रहा शेख हसीना के बारे में क्या कहा जा रहा है। अभी स्थिति उस पार्टी की बांग्लादेश में क्या हो जाती है, वापसी करना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा सिनेरियो बन चुका है, बहुत मुश्किल है शेख हसीना का वापस जाकर के अपनी पार्टी को खड़ा करना। बट शेख हसीना इज अ आयरन लेडी, शी कैन डू एवरीथिंग, शी कैन लिटरली डिड अ ग्रेट पॉलिटिक्स। तो अब यहाँ पे देखने को बनता है कि भारत इसमें बांग्लादेश के साथ कैसे अपने औपचारिक संबंधों को लेकर के जाएगा, और क्यों भैया भारत ने उनको शरण दी थी। तो हमारे पास राजनीतिक शरण के मुख्य पहलू हो जाते हैं। जैसे मानवीय आधार की बात करूं, तो जब किसी विदेशी नेता या फिर नागरिक को अपने देश में राजनीति विचारों या तानाशाही के कारण प्राणों का खतरा होता है, तो उत्पीड़न की आशंका होती है, तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो मानवीय सिद्धांत है उसके तहत हम उन्हें शरण दे सकते हैं। यानी कि हमने ये जो प्रोसेस किया, दैट इज लीगल प्रोसेस, इसमें इंडिया की कोई गलती नहीं थी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि किसी भी देश को किसी अन्य राज्य के नागरिक को अपनी सीमा में शरण देने का संप्रभु अधिकार है। जैसे कि 1959 में दलाई लामा और अनुयायियों को भारत द्वारा शरण दी गई थी, तो हमने दी है शरण पहले भी, तो हम दे सकते हैं शेख हसीना को शरण, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं भैया एक्स्ट्राडिशन या फिर प्रत्यार्पण की। तो कानूनी प्रक्रिया ये होती है कि प्रत्यार्पण आमतौर पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों के आधार पर होता है। हालांकि भारत में प्रत्यार्पण की प्रक्रिया हमारी जो है वो एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 के तहत होती है। तो भारत जब तक अग्री नहीं करेगा तो बांग्लादेश कुछ भी करता रहे तो नहीं हो सकता, इसलिए तो दोनों पक्ष से नहीं हो पा रहा है। अब आते हैं आपराधिक बनाम राजनीति। प्रत्यर्पण कानून एक प्रमुख सिद्धांत यानी कि रणनीतिक अपराध अपवाद के तहत यदि किसी व्यक्ति पर लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रकृति के हैं तो सामान्यतः प्रत्यार्पण अनुरोध अस्वीकार किया जा सकता है। और इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ऑफ कोर्स वो राजनीति से संबंधित हैं। ऑल पॉलिटिक्स कितनी डर्टी हो सकती है, क्या हो सकता है, ये आप सभी जानते हो। कूटनीतिक पहलू क्या होते हैं, तो विदेश नीति और कूटनीति की अगर हम बात करें तो शरण देना या फिर प्रत्यार्पित करना एक शुद्ध राजनीतिक और कूटनीतिक निर्णय हो जाता है। तो जो दोनों देश अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए फिर वहां पर काम करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ पर जो कानून हो जाता है 1962, इसकी धारा है 31 जो स्पष्ट रूप से प्रत्यर्पित करने से रोकती है कि आप नहीं कर सकते हो प्रत्यर्पित अगर मामला डायरेक्टली हमें पॉलिटिकल दिखाई दे रहा है और उस सामने वाले व्यक्ति को अगर जान का खतरा है तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि भैया शेख हसीना को जान से मारने की धमकी, जान का खतरा, बहुत सारी चीज। अगर उस दिन शेख हसीना बाहर आ जाती तो जिंदा थोड़ी ना बचती, वो तो मरी जाती, राइट। फॉरेनर्स एक्ट 1946 सरकार को विदेशी नागरिकों को देश से निष्कासित करने का पूर्ण अधिकार देता है, लेकिन ये राजनीतिक शरणार्थियों पर लागू नहीं होता है जो कानूनी सुरक्षा और मानवीय सहायता के पात्र हैं। तो हमने उनको कानूनी सुरक्षा दी और मानवीय सहायता दी, और जब वो वापस जाएंगी तब भी भारत सरकार उनकी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा और उनको सहायता भी प्रदान करेगा। तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में कि उनको हम क्या करें, सिक्योर करें। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा पड़ोसी देश भी हो जाता है, हम चाहते हैं पड़ोसी देश में शांति हो। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है भैया कि वर्तमान में भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने 2026 के अंत तक अपने देश लौटने की घोषणा की है, वे कौन है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।